कहते हैं पाप का घड़ा एक दिन जरूर भर जाता है। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। एक लड़का जो लगभग 35 साल की उम्र का है, उसने अपने आसपास रहने वाले लड़के, महिलाओं, लड़कियों का जीना दुश्वार कर दिया था। जो कोई भी उसे अपने आसपास अकेले जाते हुए नजर आ जाता था, वो उस महिला को, उस लड़की को छेड़ता था। पर सबसे हैरानी करने वाली बात ये है कि उसके इतना करने के बाद भी कि पूरे गांव वाले उसे झेलते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करते हैं। उस लड़के का हौसला बढ़ता रहता है और वो क्राइम पे क्राइम करता ही जाता है। पर हर चीज़ का एक अंत होता है, इस लड़के का भी अंत होता ही है। इसने अपनी भतीजी, जिसकी उम्र 6 साल की है, उस बच्ची के साथ में बलात्कार करता है। एक बार नहीं, कई बार करता है, बार बार करता है। बच्ची को मार करके गेहूं के ढेर में छुपा देता है। उस व्यक्ति ने महिलाएं, लड़कियों की तो छोड़िए, जानवरों को भी नहीं छोड़ा था। भैंस बकरियों के साथ भी उसने बलात्कार किया, उन जानवरों का भी रेप किया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी आपका खर्च नहीं होगा, और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही काम आता है, हमें मोटिवेट करता है। हम उस मोटिवेशन से आपको नई कहानी सुनाते हैं। आज की जो सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है शिवपुर, उस ज़िले के एक गांव इमलिया की कहानी है। यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम उत्तम है, उम्र 35 साल के आसपास, वो अपनी दादी के साथ में रहा करता था। उसकी दादी की भी उम्र लगभग 75-80 साल के आसपास की होगी। उसकी दादी उत्तम को आवाज़ लगा रही होती है, पर उत्तम वहाँ होता तब तो उसकी बात सुनता। उत्तम घर में था ही नहीं। उसकी दादी उसे इसलिए बुला रही थी कि घर में आटा खत्म हो गया था, गेहूं लेकर के उसे पिसवाने के लिए बोलती। पर जब उत्तम नहीं आया तो दादी हार करके खुद कोटरे से जा कर के गेहूं निकालने लगती है। पर जब वो गेहूं निकाल रही होती है कि उसके हाथ में बाल आ जाता है। दादी जब उस बाल को देखती है तो और अच्छे से हटा करके देखने का प्रयास करती है कि आखिर ये बाल है किसका। जब वो देखती है तो वो दादी चिल्लाने लगती है, दंग रह जाती है और चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज़ को सुन करके पास में घर के बाहर ही खड़ा एक व्यक्ति घर के अंदर आता है और पूछता है कि दादी क्या हुआ। वो दौड़ करके आता है, देखता है कि दादी बेहोश पड़ी हुई थी। वो दादी को उठाने का प्रयास करता है, पर उसकी नज़र भी उस लाश पे पड़ जाती है। वो एक 6 साल की बच्ची की लाश थी। वह लड़का चिल्लाने लगता है, आसपास के घर वाले सभी इकट्ठे होने लगते हैं। जब उस लाश को निकाला जाता है तो वो 6 साल की बच्ची की लाश थी। सभी गांव वाले एक साथ कहने लगते हैं कि ये काम उत्तम का ही है, उत्तम के सिवा ये और कोई नहीं कर सकता है। वो जो 6 साल की बच्ची की लाश मिलती है, वो बच्ची कोई और नहीं, उस दादी की ही अपनी परपोती होती है, उत्तम के भाई की बेटी होती है। वो बच्ची 14 जनवरी से ही गायब थी। 14 जनवरी के दिन संक्रांति के समय पर उस गांव के बाहर दूसरे गांव में मेला लगता है। सभी घर वाले उस मेला को देखने के लिए गए हुए थे और यह बच्ची सोई हुई थी घर में। सोई पा करके इस बच्ची को घर में ही छोड़ दिया जाता है। पर जब घर वाले रात में लौट के आते हैं तो वो बच्ची उन्हें दिखाई नहीं देती है। घर वाले आसपास खेत खलिहान जहाँ भी उनसे बना, उन्होंने उस बच्ची को खोजने का प्रयास किया, पर वो बच्ची कहीं नहीं मिली तो उसके अगले दिन गेहूं के नीचे दबी हुई और लाश की शक्ल में। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस और गांव वाले सभी मिलकर के उत्तम को ढूंढना शुरू करते हैं। उत्तम ज़्यादा दूर भाग भी नहीं सकता था क्योंकि उसका एक पैर कटा हुआ था।
घुटने से नीचे उसका एक पैर उसके भाई ने ही काट दिया था। उसे पकड़ते हैं और उसे थाने में ले जा कर के बंद कर देते हैं। पुलिस उस बच्ची की लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में भी उस बच्ची के साथ में बलात्कार की पुष्टि की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उस बच्ची के साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार उसका बलात्कार हुआ है। उस दिन उस गांव में पुलिस वाले और मीडिया वाले की भीड़ लगी हुई थी और पूछताछ में गांव वाले उस उत्तम की काली करतूत को बताना शुरू करते हैं। जब उसकी काली करतूत को आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि उत्तम बचपन से ही क्राइम की दुनिया में घुस चुका था। लगभग जब वो 5-6 साल की उम्र का था तब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ मारपीट करता था। जब भी दूसरे बच्चे के हाथ में कुछ खाने की चीज़ दिखती थी या कोई बच्चा कुछ दुकान से सामान लेने के लिए जाता था तो उत्तम उसको मार के उसका सामान छीन लिया करता था। शुरुआत में तो सभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि बच्चा है, पर धीरे धीरे उत्तम को इस चीज़ में मज़ा आने लगता है और वह इस चीज़ को और भी करने लगता है। अपने हम उम्र सभी बच्चों को मारपीट करके धमका करके रखता था। जब वो कुछ और बड़ा होता है तो गांव में दुकानों में चोरी किया करने लगता है। कई बार चोरी के दौरान वो पकड़ा भी जाता है, पर थोड़ा बहुत मारपीट के साथ उसे समझा करके छोड़ दिया जाता था। पर इस चीज़ में उत्तम को मज़ा आने लगता है, वह इस चीज़ को छोड़ता नहीं है। जब वो कुछ और बड़ा होता है तो अपने घर में माँ बाप भाई सभी के साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगता है। उत्तम से उसके घर वाले भी परेशान थे और उसके गांव वाले भी परेशान थे। उत्तम जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो वह घर के आसपास मोहल्ले में गांव में जो भी महिलाएं लड़कियां रास्ते से जाया करती थी वो उसके साथ छेड़छाड़ करता था, उसके अंगों को छूता था, उस पर फप्तियाँ कसता था। उत्तम की शिकायत रोज़ घर पे आने लगती है, जिस चीज़ को देख करके उसके माँ बाप बहुत ही परेशान रहने लगते हैं। उत्तम की हैवानियत यहीं पे नहीं रुकती है और वो इस चीज़ को आगे भी जारी ही रखता है। उसके गांव में अगल बगल के मोहल्ले में उसके उत्तम का इतना खौफ था कि कोई भी महिलाएं या लड़कियां उसके घर के आसपास से अकेली नहीं गुजरा करती थी या कहीं भी अकेली नहीं गुजरती थी, झुंड में गुजरती थी कि कहीं उत्तम की नज़र उस पर पड़ जाए और उस पर हमला ना कर दे। इस डर से महिलाएं अकेले नहीं झुंड में चला करती थी और महिलाएं झुंड में भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। इतना खौफ था उस लड़के का। उत्तम को अपने रिश्ते में बहन बुआ चाची लगने वाली वो महिलाएं उसे हवस की एक वस्तु नज़र आती थी, इसके सिवा वो उसे कुछ और नहीं समझता था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन रिश्ते में उसके साथ क्या लगता है, उसे उससे कोई मतलब नहीं था। इस चीज़ से तंग आकर के उसके माँ बाप उस गांव को छोड़ करके और उत्तम को उसी गांव में छोड़ करके कहीं शहर चले जाते हैं और वापस कभी गांव नहीं आते हैं। इधर उत्तम के बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। उसका भाई शादी के बाद उससे अलग रहने लगता है। माँ बाप के जाने के बाद उत्तम दादी के पास रहता है, क्योंकि दादी के सिवा अब उसके साथ कोई नहीं था। दादी अकेली रहती है और उत्तम उसके साथ में रहता है। जब भी कोई महिलाएं उत्तम को अकेले में मिल जाती थी तो वो उसके साथ में गलत काम भी करता था, उसके साथ गंदा काम भी करता था। पर इतना सब होने के बाद भी गांव वाले उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस गांव में जैसे कोई पुरुष ही नहीं हो कि जो एक लड़का जो पूरे गांव की महिलाओं को घर से निकलना बंद करा देता है, जिसका आतंक गांव की हर महिलाओं बुजुर्गों पर था और कोई भी उसका विरोध नहीं करता, कोई भी उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करता है। 2007 में गांव वाले ने मिलकर के उत्तम की शादी करा दी। उसकी हैवानियत, उसकी दरिंदगी का नज़ारा उसकी पत्नी पे भी चलता है और उसकी पत्नी, उसकी दरिंदगी, उसकी हैवानियत
कुछ ज़्यादा दिन झेल नहीं पाती है। लगभग 1 साल तक उसकी पत्नी उसके साथ में रहती है और स्वर्ग सिधार जाती है। क्योंकि उत्तम बहुत ही जंगली किस्म का, बहुत ही दरिंदा, खूंखार जानवर की तरह किसी भी महिला के साथ व्यवहार करता था। जब भी उसके साथ संबंध बनाता था तो बिल्कुल जानवर की तरह, बिल्कुल राक्षस की तरह व्यवहार करता था। उसकी पहली पत्नी लगभग 1 साल के बाद मर जाती है। उसके बाद फिर वह गांव की महिलाओं को परेशान करने लगता है। उसके बाद लगभग 2 साल के बाद 2009 में उत्तम की दूसरी शादी कराई जाती है। जब उसकी दूसरी शादी कराई जाती है तो उसकी जो दूसरी पत्नी होती है मात्र 48 घंटा ही उसके पास में रुकती है। उस महिला को जैसे ही मौका मिलता है वो अपना सारा सामान लेकर के उत्तम के घर को छोड़ कर के भाग के अपने घर चली जाती है। इस बात को लेकर के दोनों गांव में पंचायत बैठती है। पंचायत जब हो रही होती है वो महिला भी आती है और उस लड़की ने पंचायत में बताया कि वो इंसान के साथ में रह सकती है पर एक जानवर के साथ, एक हैवान के साथ, दरिंदे के साथ में नहीं रह सकती है। इसने 2 दिन में ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसा एक जानवर भी दूसरे जानवर के साथ में नहीं करता है। मैं इसके साथ में कभी नहीं जाऊंगी, मैं मरना पसंद करूंगी पर इसके साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करूंगी। पंचायत में बहुत हो हंगामा होता है पर वो लड़की इसके साथ में रहने से मना कर देती है। उत्तम फिर अपने गांव की महिलाएं, लड़कियों को ही तंग करना शुरू कर देता है। उसके लगभग 1 साल के बाद उत्तम की तीसरी शादी होती है। उत्तम की जो तीसरी पत्नी है उसके साथ भी उत्तम ऐसा ही व्यवहार करता है जो अपनी पिछली दोनों पत्नियों के साथ में करता था। अब वो पहले से ही जानवर था, जानवर को समझ में नहीं आता है कि इंसान के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। वो एक हबशी दरिंदा था, एक खूंखार जानवर की तरह अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता था। जब वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता था तो बिल्कुल एक जानवर की तरह, एक शैतान की तरह खूंखार उसके साथ में संबंध बनाता था। उसकी तीसरी पत्नी भी ज़्यादा दिन उसका साथ नहीं दे पाती है और लगभग 1.5 साल के बाद उसकी तीसरी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। जब उसकी तीसरी पत्नी का देहांत होता है तो कुछ दिनों तक तो वो थोड़ा मायूस रहता है पर फिर से वो अपने पुराने लक्षण पे आ जाता है। जो भी उसके आसपास नज़र आते उसको छेड़ना, उसे तंग करना, उसके साथ गलत काम करना उसका जारी रहता है। उसकी हैवानियत की, उसकी दरिंदगी की कहानी ऐसे समझिए कि वह जानवरों को भी नहीं छोड़ा करता था। भैंस बकरी उसे जो मिल जाती थी वह उसके साथ भी संबंध बना लिया करता था। ऐसा ही एक वाकया, एक बार एक व्यक्ति जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहा होता है कि तभी वहाँ पे उत्तम आता है और उस व्यक्ति के सामने ही, जो व्यक्ति उस बकरी का मालिक था, बकरी के मालिक के सामने ही उत्तम ने उस बकरी के साथ में संबंध बनाए, बकरी का रेप किया, उसका बलात्कार किया। बकरी का मालिक उसे देख कर के दंग रह जाता है, उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि कोई आदमी कैसे एक जानवर के साथ में इस तरह का घिनौना काम कर सकता है, इस तरह का नीच हरकत कर सकता है। पर उत्तम उस बकरी के साथ में बलात्कार करता है, रेप करता है और अपनी शरीर की गर्मी को शांत करने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो व्यक्ति आता है और उत्तम के बड़े भाई को जाकर के बताता है। उसका भाई पहले से ही उसके किए गए कामों को लेकर के भरा हुआ था। रोज़ के दिन उसकी शिकायत होती ही रहती थी। जब उस व्यक्ति ने उत्तम के बारे में बताया तो उसका भाई अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और घर से एक धारदार हथियार लेता है। मज़दूर लकड़ी काटते हैं, वो हथियार वो लेता है और अपने भाई को ढूंढने लगता है। उत्तम को पकड़कर उत्तम का एक पैर उसके शरीर से अलग कर देता है काट के। उत्तम बहुत चिल्लाता है पर उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता है और लगातार उसके पैर पे उस धारदार हथियार से हमला करता रहता है और जब तक उसका पैर उसके शरीर से अलग नहीं हो गया तब तक उसका भाई उसके पैर पे वार करता ही रहता है। उसका भाई
इसलिए उसका एक पैर काट करके अलग कर दिया कि अब वो घर में चुपचाप बैठा रहेगा, घर से कहीं बाहर नहीं जाएगा। और जो घर गांव में महिलाएं असुरक्षित हैं, सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेगी। पर उसके भाई की एक भूल थी, क्योंकि जो जानवर, जो राक्षस है, वो कभी भी अपनी हैवानियत से नहीं चूक सकता है। उसी का कहर उस बच्ची पर टूटा था कि घर के सभी लोग पास के गांव में संक्रांति का मेला देखने गए हुए थे। वो बच्ची घर में अकेली सोई हुई थी। सोई हुई बच्ची को जान करके घर वाले उसे छोड़ देते हैं और मेला देखने चले जाते हैं। जब वो बच्ची उठती है, रोने लगती है, घर में किसी को नहीं देखती है, तो रोने की आवाज़ उत्तम के कानों में आती है। उत्तम उस बच्ची के पास में जाता है, उसे पुचकारते हुए अपने कमरे तक उसे लेके आता है और उस बच्ची के मुंह में कपड़ा भर देता है और उस बच्ची के साथ में बलात्कार करता है। वो बच्ची चिल्लाए नहीं, इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ में बलात्कार करता है। एक बार नहीं, कई बार उसका बलात्कार करता है। जब तक उस राक्षस का मन नहीं भरा, तब तक उसने उस बच्ची के साथ में वो घिनौना काम, वो गंदा काम करता रहा। जब उसका मन भर गया, तब उसे एक बात का डर सताने लगा कि ये बच्ची कहीं घर वाले को उसके साथ हुए इस कुकर्म को बता ना दे। इस बात से डर करके उस पापी शैतान ने, उस जानवर ने उस बच्ची को मार करके गेहूं के नीचे छुपा दिया था। उसका भाई रोते हुए कहता है कि काश उस दिन मैं उसका पैर ही नहीं, उसका गला ही काट दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, कैसे एक उत्तम ने पूरे गांव वाले के नाक में दम कर दिया होता है, पर पूरे गांव वाले मिलकर के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। 30 साल तक उस व्यक्ति को पूरे गांव वाले झेलते हैं। जो उनके घर की महिलाएं, बेटियों के साथ में, उनकी इज्जत के साथ में खेलता रहता है, फिर भी सारे गांव वाले उसको लगभग 30 साल तक झेलते हैं। ये तो सहनशीलता की एक पराकाष्ठा है। जब भी कोई गलत काम करता है और उसका विरोध, उसका प्रत्युत्तर अगर तुरंत उसे मिल जाता है, तो वह अगला कोई भी कदम उठाने से पहले सोचता है। पर जब उसके गलत काम पे सब चुप रहते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता है, तो उस व्यक्ति का मनोबल और बढ़ता है और वह और इस तरह से पाप करने लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।